नमस्कार, पहाड़ समाचार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। कैलाश विजयवर्गीय का उत्तराखंड दौरा है। हल्द्वानी में पार्टी नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। तो उत्तराखंड दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय, जहां वो पार्टी नेता कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। आपको ये भी जानकारी देते चले, आज बूथ मंडल स्तरीय बैठक में भी शामिल होंगे। हल्द्वानी में प्रबुद्ध सम्मेलन में भी को वो संबोधित करेंगे और आज शाम हरिद्वार प्रस्थान करेंगे। 16 अक्टूबर को देहरादून में बीजेपी की बड़ी बैठक होने वाली है। इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही है। पदाधिकारियों के साथ बैठक संवाद भी करते हुए नजर आएंगे कैलाश विजयवर्गीय। वहीं 16 अक्टूबर को सीएम धामी से भी मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। 17 अक्टूबर को मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो कैलाश विजयवर्गीय 4 दिन के लिए आपको बताते चले उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे और इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही है। माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी उत्तराखंड पहुंचे हैं। आज हल्द्वानी में हैं वो, और उसके बाद पूरे क्षेत्रों का भ्रमण करते हुए कार्यकर्ताओं से विभिन्न बैठकें करते हुए परसों वो देहरादून में भी रहेंगे। उत्तराखंड सरकार ने आपातकालीन अवधि के दौरान जिले में बंद रहने वाले लोकतंत्र सेनानियों की सम्मान राशि बढ़ाने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने अब इस सम्मान राशि में करीब 4,000 की बढ़ोतरी की है। धामी सरकार ने लोकतंत्र सेनानियों और उनके आश्रितों की पेंशन बढ़ाने का आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 16,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर आपको बताते चले। खटीमा दौरे पर सीएम धामी खटीमा मंडी का औचक निरीक्षण करते हुए नजर आए और सीएम के दौरे से अधिकारी और व्यापारियों में हड़कंप मच गया। सीएम ने मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो खटीमा के दौरे पर सीएम धामी नजर आए, जहां वो अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश देते हुए नजर आए और उनके दौरे को लेकर आपको बताते चले व्यापारियों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। और देखिए, ये कुछ तस्वीरें भी दौरे की निकलकर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस की बैठक आयोजित की गई। बैठक में उत्तराखंड शासन और सेना के अधिकारियों में ने प्रस्तावित कई एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड सामरिक दृष्टि से अहम राज्य है। सेना को राज्य सरकार से सहयोग की जो अपेक्षाएं होंगी उनको प्राथमिकता से रखते हुए उचित हल निकाला जाएगा। जन सुविधा और सेना की सुविधा के लिए कोई गतिविधियों के लिए जहां संयुक्त सर्वे की जरूरत है, उन्हें जिला प्रशासन और सैन्य अधिकारी सर्वे कर 3 सप्ताह के अंदर शासन को रिपोर्ट दें। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियां कर रहे युवाओं को सीएम धामी ने 3 बड़े तोहफे दिए हैं। दरअसल यूके SSS की परीक्षाएं रद्द होने के बाद इन परीक्षाओं को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से करवाया जाना था। इन अभ्यर्थियों ने यूके SSS की पिछली परीक्षाओं में आवेदन दिया था। उन्हें UKPSC द्वारा दोबारा कराई जा रही परीक्षाओं के लिए आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। जिन पूर्व अभ्यर्थियों की उम्र सीमा पार हो चुकी है, उन्हें भी आवेदन करने की छूट मिली है। यूके SSS के नव नियुक्त अध्यक्ष गणेश मार्तोलिया ने कहा कि पटरी से उतरी हुई व्यवस्था को वो वापस बहाल करने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई। गणेश मार्तोलिया ने कहा कि आयोग के प्रति युवाओं का जो विश्वास खत्म हो रहा है, उसे फिर से बहाल करना है। उन्होंने कहा कि आयोग युवाओं को उनकी काबिलियत के हिसाब से पूरी पारदर्शिता के साथ नौकरी देगा। देखिए, अगर प्राथमिकता की बात अगर करें तो जो एक विश्वास खत्म हो गया है इस आयोग के प्रति, उसको दोबारा रिस्टोर हो, उसके लिए वो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए सबसे पहले। युवाओं को इतना विश्वास हमको दिलाना होगा कि आपके मेहनत के हिसाब से आपका परिणाम होगा। आप किसी गलत तरीके से आने की कोशिश करेंगे तो आपको नुकसान होगा। तो अपनी मेहनत का उसको फल मिले, ये हमारा काम होगा, ताकि युवाओं को हमारे प्रति विश्वास जगे।
और खबर जसपुर से, और ये आप तस्वीरें और उनकी बात को आप सुन रहे थे कि किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर उन्होंने कहा कि अब जो है युवाओं का जो विश्वास उठ चुका है उस पर अब उन्हें फिर से उतरना पड़ेगा और इसे लेकर तैयारियां भी की जा रही है। खबरों में बढ़ते आगे, उत्तराखंड में यूपी पुलिस की टीम पर हमले का ये पूरा मामला है। एडीजी जोन बरेली राजकुमार ने जारी किए हैं आदेश। फरार खान माफिया जफर पर बढ़ाई गई इनामी राशि। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, उत्तराखंड में यूपी पुलिस की टीम पर हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला और खनन माफिया जफर पर इनामी राशि बढ़ाई गई है। 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए इनामी राशि कर दी गई है। 2 दिन पहले दबिश के दौरान यूपी पुलिस पर हमला हुआ था और उत्तराखंड के काशीपुर में उत्तर प्रदेश पुलिस जिस खनन माफिया जफर को पकड़ने गई थी उस पर इनाम की रकम 2 गुनी कर दी गई है। मुरादाबाद पुलिस ने खनन माफिया जफर पर इनाम बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। बताते चले कि जफर की तलाश में गई मुरादाबाद पुलिस की उत्तराखंड में काशीपुर में खनन माफियाओं से झड़प हुई थी और इस दौरान गोलीबारी में एक महिला की मौत हो गई थी। तो 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए इनाम कर दिया गया है। 2 दिन पहले दबिश के दौरान यूपी पुलिस पर हमला हुआ था और इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। लगातार छापेमारी की जा रही है, पुलिस की तरफ से दबिश दी जा रही है। तो उत्तराखंड में यूपी पुलिस की टीम पर हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला एडीजी जोन बरेली राजकुमार ने आदेश जारी किए हैं और फरार खान माफिया के जफर पर इनामी राशि बढ़ा दी गई है और दबिश के दौरान हुआ यूपी पुलिस पर हमला किया गया था और 2 दिन पहले दबिश के दौरान यूपी पुलिस पर हमला किया गया था। और आपको बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। लगातार फरार खनन माफिया जफर की तलाश की जा रही है। वहीं इनामी राशि को भी बढ़ा दी गई है और एडीजी जोन बरेली राजकुमार ने इसे लेकर आदेश भी जारी किए हैं। फरार खनन माफिया जफर को लगातार यूपी और उत्तराखंड की पुलिस तलाश रही है और ये पूरा मामला आपको बताते चले लगातार की जा रही है। और आपको ये भी बताते चले कि दबिश के दौरान यूपी पुलिस पर हमला हुआ था। उत्तराखंड में यूपी पुलिस की टीम पर हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला दबिश के दौरान हुआ था। पुलिस पर हमला और खनन माफिया जफर गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में यूपी पुलिस की टीम पर हमले से जुड़ा ये पूरा मामला आपको बताते चलिए। और बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, खनन माफिया जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुरादाबाद से गिरफ्तारी हुई है। दबिश के दौरान पुलिस की टीम पर हमला किया गया था और इसे लेकर उत्तराखंड पुलिस ने भी कार्रवाई की थी। इनामी राशि को बढ़ा दिया गया था, लेकिन ये बड़ी जानकारी, खनन माफिया जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको ये बताते चले कि मुरादाबाद से गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है। उत्तराखंड में यूपी पुलिस की टीम पर हमले मामले से जुड़ा हुआ ये पूरा खबर, खनन माफिया जिसकी तलाश लगातार पुलिस कर रही थी उसे गिरफ्तार कर लिया गया मुरादाबाद से। दबिश के दौरान पुलिस की टीम पर, यूपी पुलिस की टीम पर हमला किया गया था और इसे लेकर लगातार अधिकारियों की तरफ से कार्रवाई की जा रही थी। आपको ये भी जानकारी देते चले, यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने इससे लेकर खनन माफिया जफर पर इनामी राशि भी बढ़ा दी थी। 50,000 से 1 लाख रुपए इनामी राशि बढ़ा दी गई थी और उत्तराखंड में यूपी पुलिस की टीम पर हमला किया गया था और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। खनन माफिया जफर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुरादाबाद से गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको देते चले, उत्तराखंड में यूपी पुलिस की टीम पर हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, खनन माफिया जफर गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश की पुलिस की टीम पर हमला किया था जफर ने और लगातार उसके बाद से पुलिस तलाश रही थी। इनामी राशि को बढ़ा दी गई थी और दबिश के दौरान पुलिस की टीम पर हमला किया गया था। मुरादाबाद से इसकी गिरफ्तारी हुई है और खनन माफिया जफर गिरफ्तार कर लिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है, जहां मुरादाबाद से जफर की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में यूपी पुलिस की टीम पर हमले का ये पूरा मामला है। और अधिक अपडेट के साथ संवाददाता मनीष चौहान हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। मनीष, देखिए बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जफर गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये कुंडा थाने का वही आरोपी है जहां उत्तर प्रदेश पुलिस इस इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए कुंडा थाने में ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज गुल्लर के घर में दबिश दी थी, जिस दौरान उनकी पत्नी की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। वहीं बताया जा रहा है कि ये जो जफर नाम का व्यक्ति है, जनपद मुरादाबाद के पाकवाड़ा से पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। इसके पैर में गोली लगने की सूचना है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। पुलिस द्वारा इस पर लगातार निगरानी भी की जा रही है। जी
कैसे गिरफ्तारी हुई, जरा ये भी बताएं। देखिए, लगातार जब से ये भाग रहा था, इसकी सूचना उत्तराखंड में आने की भी मिली थी। इसके पीछे पीछे पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस एसओजी यहाँ भी पहुंची थी। 50,000 का इनामी बदमाश था। उसके बाद में इसके यहाँ ना पकड़े जाने के बाद में इसका इनाम भी बढ़ा दिया गया था, 1 लाख का इनाम कर दिया गया था। इसके बाद में देर रात पुलिस को सूचना मिली कि जफर नाम का जो बदमाश है, जिसका इनाम है, ये कहीं पाकवाड़ा स्थित किसी घर में रुका हुआ था, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वहां कभी भी इसने भागने का प्रयास किया, लेकिन ये भागने में नाकाम रहा। वहीं मुठभेड़ के दौरान इसके पैर में पुलिस ने गोली लगी। गोली लगने के बाद में इसे समय उपचार किया जा रहा है। जी, और ये भी बताते चले कि अब जफर की गिरफ्तारी हो चुकी, लगातार पुलिस इसे तलाश रही थी। अब गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है और इस कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? पुलिस की तरफ से कोई बयान सामने आया है? देखिए, आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद में जहां एक और जनपद उधम सिंह नगर के कुंडा थाने में पुलिस के खिलाफ में 302 हत्या के मामले में गुरताज भुल्लर की पत्नी के बारे में अलग धाराओं में मुकदमा कायम किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में भी जफर के साथ साथ में 35 अन्य लोग हैं जिनके खिलाफ में यहाँ हत्या का प्रयासन में और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। लगातार उत्तराखंड पुलिस भी कार्रवाई की बात कर रही है, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भी कार्रवाई की बात कर रही है। जी देखिए, जहां उत्तराखंड पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर सतर्क हो गई थी जब यूपी की पुलिस की टीम पर हमला किया गया था, उसके बाद लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही थी इस पर। जी बिल्कुल। देखिए, बड़ा मामला है, घटनाक्रम बड़ा हुआ है। एक भाजपा नेता की पत्नी खत्म हुई है, तो कहीं ना कहीं दोनों जनपद, जो दोनों राज्यों की पुलिस है, उत्तर प्रदेश की और उत्तराखंड की, ये आमने सामने इस समय आ गई है। लगातार कार्रवाई करने की बात, दोनों तरफ की पुलिस जो है कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। जी, और खनन माफिया जफर की गिरफ्तारी के बाद क्या और कुछ कार्रवाई की जा सकती है? क्या इनका कुनबा निकलकर सामने आ रहा है, तो उसे लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा सकती है? देखिए, अब जफर की निशानदेही पे बाकी जो खनन माफिया हैं, जो अभी पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं, उनकी गिरफ्तारी के भी लगातार, उनकी दबिश के लिए भी उत्तर प्रदेश पुलिस जो है वो प्रयास कर रही है। जी, और क्या जफर ने कोई जानकारी दी है पूछताछ में? देखिए, अभी तो फिलहाल गोली लगने के बाद से उसका उपचार किया जा रहा है। बाकी उपचार के बाद में ही पुलिस उसकी गहनता के साथ में जांच करेगी और उससे पूछताछ करेगी, जिसके बाद में आगे के सामने के जो आगे आने वाले जो तथ्य हैं वो सामने आ पाएंगे। जी, तो इस गिरफ्तारी के दौरान ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि खनन माफिया जफर को गोली भी लगी है। मुनीश जी बिल्कुल, यही सामने निकल कर आ रहा है। अब तक यही बताया जा रहा है, पाकवाड़ा से, जनपद मुरादाबाद से पाकवाड़ा से जफर के साथ में मुठभेड़ हुई है, जहां ये भी बताया जा रहा है कि जफर की तरफ से भी गोलियां चलाई गई हैं पुलिस को, लेकिन जफर उसमें घायल हो गया। जफर के पैर में गोली लगने की सूचना है, जिसे उपचार के लिए इस समय हॉस्पिटल में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया है। ठीक है मुनीश, आप हमारे साथ बने रहे। इसी बीच एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही, वो हम अपने दर्शकों को बताते चले। तो यूपी पुलिस की टीम पर हमले का ये पूरा मामला, जफर को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो लगातार पुलिस जफर को तलाश रही थी। कल रात में भी और लगातार चेकिंग के टाइम हमें इस व्यक्ति के साथ हमारी इंगेजमेंट हुई है। इंगेजमेंट में इस व्यक्ति को गोली लगी है, अभी इसका उपचार चल रहा है और प्राथमिक जानकारी में इसने यही बताया कि ये जफर है जो 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया है। चलिए खबरों में बढ़ते आगे, अंकिता हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर आपको बताते चले। डीआईजी पी रेणुका ने बड़ा खुलासा किया है। मनंतरा रिजॉर्ट नहीं था पंजीकृत और एसआईटी ने कार्रवाई को लेकर पत्र भी लिखा है। तो अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते चले। अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो आखिरी चरण में पहुंच चुकी है और एसआईटी ने कार्रवाई को लेकर पत्र भी लिखा है। तो इस पूरे मामले को लेकर जहां कार्रवाई की जा रही है, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और पुलकित आर्या की मुसीबतें भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और ये जानकारी इस वक्त की, मनंतरा रिजॉर्ट जो है वो पंजीकृत नहीं था, यानी कि अवैध रूप से चल रहा था और अब इस पूरे मामले की जो जांच है वो आखिरी चरण में है। डीआईजी पी रेणुका ने इसे लेकर बड़ा खुलासा किया है। तो लगातार अंकिता हत्याकांड में जांच जारी है। वहीं कई बयान भी सामने आए और अब इन बयानों और जो जानकारी और जांच निकलकर सामने आ रही है, उससे पुलकित आर्या की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही है। और जो बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है, वो एसआईटी ने कार्रवाई को लेकर एक पत्र भी लिखा है और अंकिता हत्याकांड में जांच जारी है और इसे लेकर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉक्टर वी मुरुगेशन का बड़ा बयान भी सामने आया है। एडीजी ने कहा कि हत्याकांड की जांच आखिरी चरण में है और तीनों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट 10 दिन में दाखिल कर दी जाएगी। साथ ही जिन
सैंपल को जांच के लिए चंडीगढ़ फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। उनमें से 4 की रिपोर्ट कोर्ट में जमा की जा चुकी है, जिन्हें कोर्ट की परमिशन मिलने के बाद पुलिस को सौंप दिया जाएगा। और इसके अलावा अंकिता की विसरा रिपोर्ट का इंतजार की भी जा रही है, जो जल्द ही कोर्ट में दाखिल हो जाएगी। और अब तक पूरे मामले में 30 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। CFSL हरियाणा चंडीगढ़ से कुछ रिपोर्ट आई है, वो कोर्ट के सामने बोला जाएगा, कोर्ट के सामने जाएगी, फिर आएगा। एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट है, जो हमारा मोटिव है वो एस्टेब्लिश हो रहा है, और मोडस जैसा घटना हुआ है वो भी हमने कर दिए हैं, तो चार्जशीट की तरफ जाएगी। FSL रिपोर्ट 1-2 अभी कोर्ट में आई है, और हमारी जो फाइनल स्टेजेस पे है, अभी जो भी अपने पास सामने आए वो सारा का पूरा एनालाइज करके फाइनल स्टेजेस में है। मे बी विद इन वीक और 10 डेज चार्जशीट की तरफ अग्रसर होंगे। खबर देहरादून से। अंकिता हत्याकांड को लेकर सियासत तेज है। सीबीआई जांच की मांग पर अड़े बेरोजगार युवा संगठन। सीबीआई जांच की मांग को छात्र इसे लेकर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। अंकिता के घर से ऋषिकेश तक पैदल यात्रा निकाली जाएगी। तो सीबीआई जांच की मांग पर छात्र अड़े हुए हैं। तमाम छात्र संगठन यहां पर एकत्रित होकर वहां जाएंगे। अंकिता भंडारी का जो गांव है श्रीकोट, वहां से सोमवार को ये तिरंगा यात्रा शुरू करेंगे। और इस तिरंगा यात्रा में लोगों को जागरूक करने का काम भी होगा, और इस तिरंगा यात्रा के माध्यम से संदेश दिया जाएगा कि हमारी बहन बेटियों के साथ भविष्य में ऐसा कुकृत्य न हो, इस प्रकार की घटनाएं न हो, उसके लिए जागरूक किया जा रहा है। उसके लिए सीबीआई जांच हो करके श्रीकोट से लेकर और वसंतरा जो रिजॉर्ट था वहां तक ये पैदल तिरंगा यात्रा होगी। और अगर सरकार से संतुष्टि नहीं मिलती है तो हम छात्र संगठन न्यायालय की शरण भी ले सकते हैं, परंतु हमारा सबसे पहले मकसद ये है कि हम सरकार के द्वारा ये सरकार पर प्रेशर बनाएं कि कम से कम जो वीआईपी लोग हैं उन्हें सजा दिलाने के लिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, तो सरकार इसमें हमारा सहयोग करे। और इधर राजधानी देहरादून में डेंगू को लेकर बड़ी राहत मिली है। देहरादून में अब डेंगू के मामले घट रहे हैं। सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने कहा कि शुरुआती दौर में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अब डेंगू के मामलों में कमी देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि रोज 50 से 60 डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार क्षेत्र में मॉनिटरिंग कर रही है, और मॉनिटरिंग के साथ साथ क्षेत्र में छिड़काव भी विभाग कर रहा है। इस समय डेंगू और डेंगू लाइक सिम्टम वाले जो फीवर है वो काफ़ी दिखाई पड़ रहा है इस दौरान, और उसमें वही शरीर में जो है काफ़ी दर्द होना, तेज़ बुखार आना, और खून की जांच करने के बाद प्लेटलेट्स में भी गिरावट दिखाई पड़ी है। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि इस दौरान जो भी वायरस सक्रिय था डेंगू का, उसकी विरुलेंस बहुत ज़्यादा नहीं थी। देहरादून जिले में डेंगू के केसेस दिखाई पड़े, और ये था कि अब से लगभग 1 महीना पहले से इन केसेस का बढ़ना शुरू हो गया था। और अभी एक दिन तो ये था कि कुछ दिन पहले करीब 70 से ऊपर केसेस आ गए थे, लेकिन उसके बाद हम ये देखते रहे कि लगभग केसेस 50 से 60 के बीच में केसेस आते रहे। अब लगभग ये है कि 20 से 25 केसेस पर डे दिखाई पड़ रहे हैं। उधम सिंह नगर जिला प्रशासन ने धान की फसल के बाद अब खेतों में बचे पराली को जलाने की रोक लगा दी है। डीएम ने प्रदूषण रोकने और चारे की कमी को देखते हुए ये फैसला लिया है। प्रशासन के निर्देश का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। दरअसल पराली जलाने की शिकायत मिलने के बाद डीएम ने निर्देश जारी किया है। उधम सिंह नगर जनपद में बहुत बड़ी मात्रा में किसानों के द्वारा धान की खेती की जाती है, और पराली जलाने की समस्या यहाँ भी है। इसमें माननीय एनजीटी और अन्य उच्च संस्थाओं द्वारा कुछ निर्देश और आदेश पारित किए गए हैं। उस क्रम में जनपद में पराली जलाने से रोकने के लिए धारा 144 लगा दी गई है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसको आईपीसी के प्रावधानों के साथ दंडित होना पड़ेगा।
कहां राजाजी नेशनल पार्क में बांधों का कुनबा बढ़ाने की योजना थी और कहां जो बाघ पहले चरण में लाए गए थे उनकी निगरानी ही नहीं हो पा रही थी। बाघ राजाजी पार्क से लापता हो रहे हैं और पार्क प्रशासन की नींद टूट नहीं रही है। रिपोर्ट देखिए। राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने की योजना को एक बाघ ने ही धराशायी कर दिया। कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की बढ़ती संख्या के कारण राजाजी नेशनल पार्क में कुछ बाघों को शिफ्ट किया जाना था। पहले चरण में 10 करोड़ की लागत से 2 बाघों को शिफ्ट भी किया गया, लेकिन वन विभाग की पोल खुल गई जब एक बाघिन लापता हो गई। हैरत की बात ये कि पिछले 6 महीने से बाघिन पर लगाया गया रेडियो कॉलर काम नहीं कर रहा है और अफसरों को कोई चिंता ही नहीं। 2020 के दिसंबर में कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से जो टाइग्रेस यहाँ ट्रांसलोकेट होकर लाई गई थी, पिछले कुछ समय से उसकी लोकेशन नहीं मिल पा रही है। इसकी जानकारी मुझे जब हुई तो मैंने वहाँ के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है। अभी तक 4 अलग अलग टीमों का गठन कर पूरे इलाके की गहन छानबीन कराई जा रही है। 20 अगस्त को आखिरी बार वन विभाग के कैमरे में ट्रैप होने के बाद से ही इस बाघिन का पता नहीं चल पा रहा है। बाघिन गायब है और पार्क के निदेशक साकेत बड़ोला प्रशिक्षण के लिए विदेश दौरे पर हैं। उधर बाघिन को ढूंढने की जिम्मेदारी यूएपीसीसीएफ रंजन मिश्रा को दी गई है और राजीव धीमान को निदेशक का प्रभार दिया गया है, जो कह रहे हैं कि बाघिन को ढूंढने के लिए गंभीर प्रयास जारी हैं। ये कहना तो ठीक नहीं होगा कि वो गायब ही हो गई है और उसको ढूंढने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि वहाँ 20 दिन हो चुके हैं। 20 दिन थोड़ा लंबा टाइम हो रहा है, पर इसलिए जितना जो ही ढूंढने के तरीके सारे आजमाए जा रहे हैं। फिलहाल बाघिन को ढूंढने के लिए 4 टीमें गठित कर दी गई हैं। इनमें हाथियों की 2 टीम भी लगाई गई है। संभव है कि बाघिन यूपी की सीमा में चली गई हो, लिहाजा यूपी के वन विभाग से भी संपर्क किया गया है और बाघिन की खोज जारी है। टीम न्यूज स्टेट। उत्तराखंड पुलिस ने 6 आईपीएस अधिकारियों की हुई डीपीसी। जनवरी 2023 में प्रमोशन प्रभावी। तो बड़ी खबर आपको बताते चले, उत्तराखंड पुलिस के 6 आईपीएस अधिकारियों की डीपीसी हुई है और जनवरी 2023 में प्रमोशन प्रभावी होंगे। आईजी अजय अंशुमन बनेंगे एडीजी, तो वहीं डीआईजी करण सिंह बनेंगे आईजी, डीआईजी रिधिम अग्रवाल बनेंगी आईजी। तो ये तमाम वो नाम जिनकी जानकारी हम आपको देते चले। वहीं डीआईजी नीरू गर्ग बनेंगी आईजी, तो वहीं डीआईजी रिधिम अग्रवाल बनेंगी आईजी। तो साथ ही ये भी जानकारी आपको देते चले कि डीआईजी नीरू गर्ग आईजी बनेंगी और डीआईजी केके बनेंगे आईजी। और पहाड़ समाचार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज स्टेट के साथ।